नमस्कार दोस्तों, देखिए आज हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th क्लास की। उसका हमने फर्स्ट चैप्टर देखा था, जिसमें से हमने मौर्य काल की, गुप्त काल की, सातवाहन काल की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे वर्धन वंश की। तो वर्धन वंश की आज हम बात करते हैं। तो वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पुष्यभूति वंश भी कहा गया है। और अगर इसकी बात करें, हम वर्धन वंश की बात करें तो इसका जो स्थापना हुई थी वर्धन वंश की, तो वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी और दिल्ली के पास में जो थानेश्वर है वहाँ पर हुई थी। और जो वर्धन वंश के जो शासक हैं वो शिव के उपासक माने जाते हैं। और यहाँ पर वर्धन वंश में 3 ही राजा हुए। पहला राजा प्रभाकर वर्धन, जो कि वर्धन वंश का संस्थापक था। दूसरा राजा राज्यवर्धन, तीसरा हर्षवर्धन। राज्यवर्धन और हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन और छोटा पुत्र था हर्षवर्धन। और जो राज्यवर्धन है, ये प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में गद्दी पर जो बैठे वो थे राज्यवर्धन। तो देखते हैं, किंतु प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद में सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा। किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल का जो गौड़ शासक था शशांक, उसके द्वारा 606 में उसका वध कर दिया जाता है। किसका? राज्यवर्धन का। अब राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद में जो गद्दी पर बैठेगा वो कौन बैठेगा? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन का कार्यकाल रहा 606 से 647 ईसा पूर्व तक। और इन्होंने 40 वर्ष तक क्या करा? अपनी कीर्ति का विस्तार किया। और इन्होंने आजीवन तक विवाह नहीं किया था, ये निसंतान थे। इनकी मृत्यु के बाद में ही पुष्यभूति वंश का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा था उस समय जो इनकी स्थिति थी वो अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के जो राजा शशांक ने इनके बड़े भाई जो है उसकी जो मृत्यु हो जाती है ना, राज्यवर्धन का वध कर डाला और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। तो उस समय हर्षवर्धन शीघ्र अपनी बहन को ढूंढते हैं और उसकी शादी कर देते हैं। और उसके बाद में ये कामरूप का राजा है भास्कर वर्मा, उससे संधि करते हैं और शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना खड़ी करते हैं। अर्थात मतलब अपने भाई की हत्या से बदला लेने के लिए इन्होंने बड़ी सेना खड़ी करी। उसके बाद में यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 में चालुक्य का जो राजा था पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। तो जो हर्षवर्धन ने अपनी सेनाओं को नर्मदा के तट तक भी भेजा था, लेकिन वहां से वापस पुलकेशन द्वितीय जो राजा था चालुक्यों का, उसने वहां से वापस भेज दिया था। कहने का मतलब कि हरा दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमाच्छादित पर्वत तक, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम और पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। और कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। तो प्रथम जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर, और जो कन्नौज जो है राजधानी बनाई वो किसने बनाई थी? तो वो राजधानी बनाई थी हर्षवर्धन ने, ये कन्नौज। और हर्षवर्धन जो है एकमात्र राजा था जो प्रति 5वें वर्ष अपनी संपूर्ण संपत्ति को दान कर देता था। और इन्हीं के समय पर 629 में हेनसांग जो है चीनी यात्री, वो भी इन्हीं के समय पर आया था। मतलब जो छठा महोत्सव हो रहा था उस समय पे आए थे वो। तो हर्ष ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर अधिक हो गया। वह प्रति 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री हेनसांग भी इसी प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। हर्षवर्धन ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना करी थी। वो जो नाटक थे वो थे नागानंद था पहला, दूसरा रत्नावली और तीसरा प्रियदर्शिका। और इनका जो दरबारी था बाण भट्ट, इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित्र लिखे थे। और जो थे मयूर, शुभंदु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वान भी इनके यहाँ पर दरबारी थी। इन्होंने चीनी यात्री हेनसांग को भी आश्रय दिया था। किसने? हर्षवर्धन ने। अब हम बात करते हैं पाल वंश की। ये हो गया हमारा अब बात करते हैं हम
पाल वंश की। देखिए पाल वंश की जो है स्थापना, इस वंश का जो उद्भव है वो बंगाल में हुआ था लगभग 750 ईसा पूर्व। और देखिए इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है गोपाल को। और जो सबसे शक्तिशाली शासक है वो है देखिए धर्मपाल। और देखिए इसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया था, किसने? धर्मपाल ने। और प्रतिहारों तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी अपने राज्य को सुरक्षित रखा, किसने? धर्मपाल ने। तो देखिए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग लेने वाले प्रथम पालवंशी राजा हैं वो कौन है? धर्मपाल। ये क्वेश्चन आता है। उसके पुत्र उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। उसकी राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। देवपाल का जो काल था 810 से 850 ईसा के बाद, मतलब 850 तक था। इसके बाद में देखिए पालवंश की जो राज्य शक्ति है वो क्षीण हो गई थी गुर्जर प्रतिहारों के आक्रमण के कारण। और देखिए पालवंश का जो नौवां राजा था महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 में देखिए गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया था। और 12वीं शताब्दी के मध्य तक पालवंश की शक्ति क्षीण हो गई थी। और पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई थी। और देखिए जो नालंदा और विक्रमशिला है ये यहाँ के शिक्षा स्थल थे, कहाँ के? पालवंश के। और देखिए प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिसा 10वें पाल राजा नेपाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के निमंत्रण पर भी वहाँ गया था। तो देखिए वहाँ पर गए थे। देखिए ये जो अतिशा के का एक क्वेश्चन आता है कि अतिशा को किस देश में दूसरा बुद्ध माना जाता है? तो देखिए तिब्बत में माना जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि देखिए वह कौन सा पालवंशी राजा है जिसे कलयुग का राम की उपाधि दी गई है? तो वो है देखिए रामपाल। कौन है? रामपाल। और एक क्वेश्चन आता है देखिए पालवंश के किस राजा की राज्यसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था? तो वो किसके समय आया था? देवपाल की राज्यसभा में आया था। देखिए एक क्वेश्चन आता है देखिए पालवंश के किस राज ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया? तो किसने करा था? धर्मपाल ने। सबसे मोस्ट क्वेश्चन यही है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दो जो है मतलब शिल्पीकार हैं जिनको संरक्षण प्राप्त था, धीमान और विटपाल। कौन थे? धीमान और विटपाल। और देखिए जो विक्रमशिला है ये यहाँ पर देखिए विक्रमशिला है, इसको नष्ट करने वाला जो राजा है वो देखिए बख्तियार खिलजी है। इन्होंने 1203 में इसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद में हम बात करेंगे देखिए राष्ट्रकूट वंश की। अब देखिए राष्ट्रकूट वंश की हम बात करते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, है ना? तो हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। इस राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने करी थी। और दंतीदुर्ग ने देखिए कब करी थी? 736 ईसा पूर्व में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया था। किसने? दंतीदुर्ग ने। इस वंश में देखिए 14 शासक हुए। कितने शासक हुए? 14 शासक। दंतीदुर्ग वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत था। दंतीदुर्ग क्या था? वातापी के अधीन। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कर्षण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। तो देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट है, बार बार पूछा गया है कि जो है एलोरा का जो सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ का मंदिर है ना उसका निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए राष्ट्रकूट वंश का जो शासक है कर्षण वंश, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इस वंश के देखिए चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। और 5वां शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को भी पराजित किया। उसने देखिए राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से कांची तक विस्तृत कर दिया। और छठा शासक है देखिए अमोघवर्ष जो शांति प्रिय था। और देखिए जो अमोघवर्ष है इन्होंने देखिए 64 वर्षों तक राज्य किया था। और देखिए यही वो शासक है जिन्होंने मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? मान्यखेत को। और देखिए राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया मान्यखेत को। और अरब यात्री सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में करी थी।
और देखिए कर्षण द्वितीय तथा इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वां जो शासक कर्षण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के चोल शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ था। और देखिए राष्ट्रकूटों का पराभव कल्याणी के चालुक्य के द्वारा हुआ। चालुक्य का शासक तेलप ने 973 ईसा में इस वंश के करक द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया था। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया और वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक भी माने जाते हैं। और देखिए अरबों ने इस वंश के शासक को बलहरा संबोधित किया। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए जो नेक्स्ट वंश है वो है देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार वंश। तो देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो देखिए जो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो हमें मतलब क्वेश्चन आता है कि कौन से अभिलेख में गुर्जर प्रतिहार का वर्णन मिलता है, तो देखिए ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। और देखिए यहाँ पर जो कुल शाखाएं थी वो थी देखिए 26 शाखा मानी गई है गुर्जर प्रतिहार की। और जो प्राचीन राजधानी मानी गई है गुर्जर प्रतिहार की, वो राजधानी मानी गई है प्राचीन मंडोर। दूसरी है जालोर जो नागभट्ट प्रथम ने बनाई थी। तीसरी है भड़ोज जो हरिश्चंद्र के पौत्र दद्द ने बसाई थी। चौथी है उज्जैन जो नागभट्ट द्वितीय के द्वारा, और पांचवी है कन्नौज जो भी नागभट्ट द्वितीय की नवीन राजधानी मानी जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं देखिए गुर्जर प्रतिहारों की जो उत्पत्ति मानी गई है ना, वो देखिए अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है इनको। कहाँ से? अग्निकुंड से। और देखिए राजपूतों में देखिए सबसे जो मतलब शक्तिशाली जो शासक है ना, वो इनको बताया गया है। अब हम बात करते हैं देखिए जो सबसे पहले जो राजा आए वो कौन थे। तो देखिए जो सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार की स्थापना जो करने वाले थे, इस राज्य की स्थापना नागभट्ट नामक एक सामंत के द्वारा 725 में गुजरात में हुई। अतएव इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। तो किसने सामना करा था? गुर्जर, इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने। और देखिए नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था, उस दरबार को देखिए नागावलोक दरबार कहा गया है। और जो नागभट्ट प्रथम ने जो उपाधियाँ ली थी, कुछ उपाधियाँ भी ली थी, तो इनको मतलब कहा गया है कि ये राम के प्रतिहार माने जाते हैं, नारायण की मूर्ति के नाशक भी माने गए हैं या प्रतीक भी माने गए हैं, इंद्र के गर्व का नाशक भी बताया गया है इनको, नागावलोक भी बताया गया है इनको। और इनके समय पे देखिए जो है दंती दुर्ग जो था ना राष्ट्रकूट का, इन्होंने देखिए यहाँ पर जो है उज्जैन में आकर के देखिए हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करवाया था यहाँ पर, ठीक है ना। उसके बाद में जो राजा हुए वो हुए देखिए वत्सराज। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की थी। वत्सराज का जो पुत्र था नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी के लगभग गंगा की घाटी पर हमला किया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। वह अपनी राजधानी भी कन्नौज ले आया। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ। तो देखिए जो है नागभट्ट प्रथम के बाद में वत्सराज आता है। वत्सराज को देखिए रणहस्तिन भी कहा गया है। और देखिए वत्सराज के समय देखिए जो मुंगेर का युद्ध हुआ था, वत्सराज और धर्मपाल, तो देखिए धर्मपाल हार गए थे। पालवंश का जो शासक था ना धर्मपाल, वो तो धर्मपाल को हरा दिया था इन्होंने वत्सराज ने। उसके बाद में आते हैं देखिए नागभट्ट द्वितीय 795 से 833 तक इनका काल माना गया है। और देखिए नागभट्ट द्वितीय जो है इनका जो मतलब हमें अगर कहीं से पता चलता है ना, तो वो देखिए बगुला अभिलेख है, वहाँ से हमें पता चलता है कि नागभट्ट द्वितीय है ना। उसके बाद में देखिए एक ग्वालियर का अभिलेख है, वहाँ से भी पता चलता है। और देखिए इन्होंने जो युद्ध करा था ना, मंडोर का युद्ध हुआ था धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के, तो देखिए नागभट्ट द्वितीय की विजय हुई थी इस युद्ध में। और देखिए ये जो नागभट्ट द्वितीय जो है, इन्होंने देखिए गंगा जल में समाधि ले ली थी। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि गंगा जल में समाधि लेने वाले गुर्जर प्रतिहार का वह शासक कौन है, तो वो है देखिए नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद में हम बात करें देखिए उसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्रों पर 1018 से 19 तक शासन करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी जो राजा था वो था देखिए राजा भोज प्रथम, जो मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है।
और जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया था। देखिए ये जो मिहिर भोज है, मिहिर भोज को जो है सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है गुर्जर प्रतिहारों का, और इनको देखिए प्रथम पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि देखिए इन्होंने जो है अपने पिता की मृत्यु करवाई थी, उसके बाद में ये गद्दी पर बैठे थे। और देखिए ये एकमात्र राजा थे जो अपने अपने दरबार में अगर कोई कवि इनको कविता सुनाता था और इनको कोई श्लोक पसंद आ जाता था ना, तो ये उस कवि को 1 लाख रुपए देते थे। और वैसे देखिए ये इस्लामिक कट्टर विरोधी थे, इन्होंने मुस्लिमों को भी हिंदू बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करें, देखिए अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया। अगला सम्राट जो है महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षक था। महेंद्र का पुत्र महीपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ। महीपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। उसके बाद के राजाओं भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईसा तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी के हमले के समय देखिए कन्नौज का जो शासक था वो था राज्यपाल। राज्यपाल बिना लड़े ही देखिए भाग खड़ा हुआ। बाद में उसने महमूद की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी। इससे आसपास के जो राजा थे वो बहुत नाराज हुए थे, किससे? राज्यपाल से। महमूद गजनवी के देखिए लौट जाने के बाद में जो है वहाँ के जो आसपास के जो राजा थे उन्होंने देखिए उसको मरवा दिया था। किसको? राज्यपाल को। राज्यपाल को मरवा दिया था। उसके बाद में देखिए जो है और मरवाने के बाद में देखिए त्रिलोचन पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गढ़वाल अथवा राठौड़ वंश का उदय होने पर 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्मास में बाड़ी के उत्तर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों को आगे नहीं बढ़ने दिया था। अब देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे देखिए चोल वंश की, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखिए आपको ये पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।